with us, we give you chance to even travel abroad. In fact, one of the student has even traveled abroad, and his certain expenditure college had, in fact, sponsored him. So, choice is yours. Please, if you want to travel abroad and you want to, think about it. But if you want to do a PhD, then you need to do research papers and good research papers, not copy pasted research papers. There should be very good research papers which you all should do it. So if any student who has a good knowledge about writing a research paper, then please do it. So that is why. बट ये तो बात थी रिसर्च पेपर्स को लेकर, बट अब आता हूँ मेरे काम की बात को लेकर. बट सो सर हाइक. हाँ हर्ष बोल. सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब सिर्फ शौक के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा नेसेसरी या कुछ ऐसा है सब करते हैं लोग। नहीं, द थिंग इज दैट कि फाइनेंस टीचर के साथ लॉ की डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा हो जाते हैं. बिकॉज फाइनेंस एक एवर चेंजिंग फील्ड होते जा रहा है. और फाइनेंस में आज अगर लॉ मुझे आने लगेगा तो आई विल बी फार बेटर ऑफ वर्किंग इन दैट एरिया रादर देन जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फाइनेंस. बिकॉज फाइनेंस अब मोर टुवर्ड्स आईटी की तरफ जा रहा है. तो आईटी की तरफ जब जा रहा है तो साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी मुझे आनी बहुत जरूरी हो जाती है. मतलब कि जब मैंने इस कॉलेज को 17 साल 18 साल पहले ज्वाइन किया था, आई हैड आई वॉज काइंड ऑफ आई यूज टू गो टू मैनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखी है. एंड जस्ट टुडे when we go today, we are not going to manufacturing units, we are going to a lot of data centers, and how data are being getting stored. So just imagine the difference that has come in 18 years. Another 18 years I have got in my hand to work with, because मैंने 17 साल की नौकरी, मेरी एज इतनी बड़ी नहीं है लेकिन और मेरे पास 18 साल 17 साल है और भी. तो which means that if I have to survive in this industry and work ahead, I need to have the knowledge of cyber security, and laws relating to AI are going to keep changing. So that is why it's a preparation of next more 17 years का. मतलब मेरे को 17 years तक मेरी पीएचडी की डिग्री, मेरी लॉ अकाउंट्स एंड कॉमर्स की डिग्री ने मेरे को हेल्प कर दिया है. लेकिन अब मेरी नेक्स्ट 17 years की जर्नी के लिए मेरे को लॉ चाहिए. एंड इफ इट इज इन आर्मरी, देन आई नो हाउ टू स्पीक विद पीपल, हाउ टू टेल देम दैट व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा ऐसा नहीं है कि लॉ करने के बाद मैं चुप बैठूंगा. लॉ करने के बाद मैं एआई की तरफ जाऊंगा. आई हैव टू लर्न न्यू टूल्स, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टू एवरी स्टूडेंट, लाइक जैसे आज आज हमारे यहाँ पे कॉलेज में देयर वाज देयर वाज वन पर्सन हु हैड कम फ्रॉम, आई डोंट नो वेदर यू वुड हैव डन दैट. आप लोग ने किया होगा एबीसी आईडी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, नाम सुना होगा आप लोगों ने. यस आई सर, होप यस सो. यस। हाँ, तो अब एबीसी आईडी आपने किया है. अब हम क्या करने वाले हैं, आपका जो सेमेस्टर वन का जो डेटा होगा एबीसी आईडी के पास ऑलरेडी भेजेंगे कि आप सेम वन में पास हो जाओगे, सेम वन से सेम टू में पास हो जाओगे. अब सेम थ्री के लिए विल नॉट आस्क यू टू फिल द फॉर्म अगेन. व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, हम एबीसी आईडी को बोलेंगे कि भाई मेरे को एपीआई दे दे, और इस बच्चे का डिटेल्स है ना, सीधा. अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपके पास तो हमारा डिटेल ऑलरेडी होगा. बट लेट्स अज्यूम दैट एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा है जो मेरे पास एकदम नया है. वो 12th स्टैंडर्ड उसने किया था ठाकुर कॉलेज से. तो मैं क्या करूंगा, मैं आधार कार्ड लूंगा उस 12th स्टैंडर्ड के ठाकुर कॉलेज का बच्चे का. आधार कार्ड से उसका एबीसी आईडी जनरेट हो जाएगा मेरे पास, उसका एपीआई ले लूंगा. और मैं फॉर्म उसको बोल लूंगा, उसका फॉर्म का वेरिफिकेशन मैं वहीं पे कर दूंगा कि whether he is actually giving his name, whether his all the details are proper or not. उसको 12th में उसने डाला रहेगा 72%, जबकि एक्चुअल में उसको है 65%. तो मेरा जो ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन का जो टाइम है वो कितना बच जाएगा. तो ये है बेसिक एबीसी आईडी बेस्ड ऑन एपीआई. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो एपीआई. सत्यम, एपीआई पता है? सत्यम पता होगा यार एपीआई. हाँ यस सर, सर, सबको बना पता है, है। सेमिस्टर का था। हाँ, क्या था ये एपीआई? कंप्यूटर हम्म। लैंग्वेज में किसे क्या बोलते हैं एपीआई को? अरे क्या मतलब फुल फॉर्म बोल रहे मीडिएटर हो? है सर। हाँ. एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस।
हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, तो मैं मतलब दो एपीआई ले अलग अलग लूंगा। मतलब टेक्नोलॉजी को मतलब इंटरलिंक करना। हाँ, इंटरलेट करना दो एप्लीकेशंस को, तो मैं एपीआई लूंगा एबीसी आईडी से, और मैं दे दूंगा इनको। अब ये एक अभी तक एपीआई के बेसिस पे चल रहा है ये काम, जो जनरली मोस्ट ऑफ योर फिनटेक कंपनीज आर वर्किंग विद। फिनटेक कंपनीज इसी पे काम कर रही है। जीपे हो या कोई भी हो, तो जीपे अगर मैं मेरा डेबिट कार्ड नंबर डालता हूँ तो वो जाता है बैंक के पास, बैंक के सर्वर से वो किसी और सर्वर पे जाके उससे मांगता है कि भाई दे दे, ये आदमी बराबर है कि नहीं, ये डेबिट कार्ड वही वो सर का ही है कि नहीं, बता दे। ये ऐसा करते हैं वो लोग। उसके बाद आने वाला है, अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आएगी, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो डिसेंट्रलाइज्ड है। जब तुम लोग ने पूछा था क्वेश्चन कि क्यों इतनी सारी ऑफिसेज रखी गई है, तो उसने कहा ना कि एवरीथिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, डोंट कीप एवरीथिंग एज अ सेंट्रलाइज्ड डेटा फॉर्म, बिकॉज इफ समथिंग गोज रॉन्ग you need to have a backup plan. So decentralized blockchain is something called as decentralized. कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। चीजों पे कंट्रोल करोगे तो चीजें बहुत तकलीफ में आ जाएंगी। तो डिसेंट्रलाइज करो, तो ब्लॉकचेन विल बी अनदर लेवल ऑफ लॉ विच विल कम इनटू पिक्चर। ब्लॉकचेन एक अलग लेवल का लॉ लेके आ जाएगा। सिर्फ ब्लॉकचेन जब इवॉल्व होगा तो उससे जनरेटिव एआई निकलेगा। जनरेटिव एआई क्या करेगा, अब वो डेंजरस टूल है। I'll see, it's a kind of a, it can act as both the ways. Generative AI can be good also, but if it's just like a gun. A gun can be in the hand of an army person, and a gun can be hand of a terrorist also. An army person can become a terrorist, and a terrorist can become an army person. It's both the ways around. क्योंकि वो उसकी सोच कैसे चेंज हो जाती है, उस पॉइंट पे टाइम पे क्या कर देता है वो हमें भी नहीं पता। तो जनरेटिव एआई थोड़ा सा डेंजर पार्ट है, बिकॉज जब मशीन्स अपने आप कुछ करने लग गई, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। लाइक आई डोंट नो वेदर आई सेड इन योर क्लास और नॉट, लाइक वन ऑफ माय मतलब मेरे एक नेफ्यू का जो फ्रेंड है, ही इज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड एज एएसएमएल। इट्स अ नेदरलैंड्स बेस्ड कंपनी। दिस कंपनी इज डूइंग इज नथिंग बट, उन्होंने एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई थी। अब वो एक सेमीकंडक्टर खुद ही अपने आप के मल्टीपल्स बना रही है, क्लोन्स बना रही है। विच मीन्स दैट मुझे किसी की जरूरत नहीं है सर। मुझे सिर्फ दो तीन सुपरवाइजर्स की जरूरत है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। आई डोंट रिक्वायर पीपल, आई जस्ट नीड कि ओके फाइन, एवरीथिंग इज कीपिंग ऑन हैपनिंग ऑन इट्स ओन, सेमीकंडक्टर बिजनेस अपने आप चल रहा है, मेरे चिप्स बनते जा रहे हैं। What is the rule of people then? Then there are other rules that are coming into picture. तो सेमीकंडक्टर चिप्स बन रही है। ये जितने भी डेटा सेंटर्स आपने देखे, इस डेटा सेंटर को बनाने वाला है कौन? इसके जो पार्ट्स आ रहे हैं, इसके जो चीजें आ रही है, वो कौन दे रहा है? तो दैट इज बाय योर एनवीडिया। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड दैट नेम ड्यूरिंग द डेटा सेंटर विजिट। एनवीडिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। आई मीन अगर हार्डली मैंने थोड़ी रिसर्च मिस कर दी, एक साल पहले एनवीडिया का स्टॉक अगर ले लिया रहता तो आई शपथ मैं बहुत सारी चीजें छोड़ देता, क्योंकि एनवीडिया का स्टॉक लेकर एंड देन उसके ऊपर रुपी का अप्रिसिएशन, करीब करीब रुपी का डेप्रिसिएशन हो गया, करीब करीब नॉट लेस देन 8 to 10% का डेप्रिसिएशन हुआ एक साल में रुपी। तो देन ग्रेट। एक साइड पे मैं एनवीडिया का स्टॉक विच इज शोन अ ग्रोथ रेट ऑफ 220% से ऊपर इस साल में, 2024 में 250% का रेट ऑफ ग्रोथ है एनवीडिया का। प्लस ऊपर से डिप्रिशिएट हुआ रुपी बाय 10 to 12%। तो द ओवरऑल ग्रोथ आई वुड हैव गॉट इज 240 to 50% इजीली। I would have left that stock. So the thing is that why am I taking up law? The reason is my analysis is this: कि going forward, your AI laws will dominate. You'll need a very robust AI laws, and this is very important for you students also to know कि AI के laws बहुत ही stringent हो जाने चाहिए। चलिए, राइट नाउ व्हाट यू आर लुकिंग एट इज माय इनकम स्टेटमेंट एंड थिंग्स। थोड़ा सा अब काफी बोल दिया मैंने अबाउट माय परसेप्शंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वी हैव लर्नड एंड वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स, बट आज नंबर्स के साथ खेलते हैं। जैसे मैंने कहा, आई विल नॉट टेक टू मेनी हेवी थिंग्स इन द ऑनलाइन सेशंस। बेसिक बेसिक्स थिंग्स करेंगे, जैसे बेसिक सम्स करेंगे। ऑफलाइन सेशंस में विल ट्राई टू डू सर्टन
Based on these small sums that we are doing, we'll take up something called as a case then. Right now, I have got this simple sum for you. Basic sum है कि एक horizontal and vertical analysis करते हैं with regards to financial statements. So say over the past 3 years, identify and significant trends or changes. ये अभी नहीं करते, इसके पहले मैं ratios करूंगा. What are the key ratios that you need to know? Why ratios are very important? एलिमेंट्री क्वेश्चन है. आई नो देयर विल बी मेनी पीपल विल से कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप हमको तो बच्चे जैसा पढ़ा रहे हो. ये तो these are all things which we have learned, which we have done. Why you are teaching us all these things? The thing is that कि today now you will start understanding in a very different zone altogether. If I have to teach you, I have to teach you into a very different zone. So if I tell you, I'll give you uh 3-4 companies name, and let's understand how many of you are listening to me. मेरा प्रॉब्लम ये है कि इन ऑनलाइन सेशंस आई वांट पीपल टू कम्युनिकेट विथ मी रादर देन आई एम जस्ट keeping on speaking. Even though the sessions are getting recorded, I don't mind, and these links will be there on YouTube पे होगी ये links. आप please communicate with me because it becomes too monologue for me. Okay, fair enough. Umesh has written something. Ratios are used to in comparison and show relationship with each other. Okay, fair enough, Umesh. But let me make you understand what I'm trying to tell you over here. Uh, let me take a company called as RIL. Just a second, please. Reliance Industries. Let me take a company called as HDFC Bank. Let me take a company like Domino's, means Jubilant Foodworks. Okay. Uh, let's take these three companies as of now. Which are the key parameters of ratios that you will check for them? Because I believe that many of you are well versed with ratios, some because you would have done your ratios some or the other time. What's the ratios that you would take, and which ratios you think would be very important for your solving this thing? मतलब अगर मैं तुमको देता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाओ खरीदना है शेयर्स, क्या देखोगे, कौन से रेशियोज को देखोगे? व्हाट उमेश हैज रिटन इज एब्सोल्युटली राइट, दैट yes. रेशियोज गिव अस एन इंडिकेशन. तो कौन से टाइप के हम पैरामीटर्स को देखेंगे, कौन से रेशियोज को चेक करेंगे हम? अब जिसको समझता नहीं, like सत्यम बोलेगा, सर यू जस्ट टीचिंग मी समथिंग व्हिच इज फ्रेंच टू मी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सत्यम, इज इट नहीं सर, करेक्ट? समझता है. समझता है, चलो फैंटास्टिक. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कौन से रेशियोज को देखेंगे? जैसे मेरे पास होता है, टू बी गिविंग अ वेरी सिंपल, ऊपर का जो सम है उसी को मैं वापस से करता हूँ. Let me take this horizontal analysis of each line item, and let's take this sum, and let's understand. Okay, P ratio, PEG ratio, current ratio, industry growth. Okay, industry growth को formula में कैसे डालोगे उमेश? How will you put industry growth in formula then? मैं सिर्फ एक साल दिखा दूंगा तुमको. There is a revenue. Okay, let me forget this. 2022, 2023, and 2024. We got revenue over here. Okay, we got 5,000, 6,000, and 7,200. And we got a COGS, cost of goods sold. ये मैंने किया है तुम्हारे साथ. I've done this work with you all. 3,000, 3,600, and I get is 4,320 as my things. What I get is GP, 2,000, 2,400, and I get is what, 2,880. From this, I get OE, operating expense of 1,200, 1,400, and 1,600. I get a net profit of
वहां पे लिखा है नेट इनकम, मैं इसको नेट प्रॉफिट बोल देता हूँ। नेट प्रॉफिट ऑफ 800, सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। 800 ही आएगा। यहाँ पर तो 600 दे रहे, 2000 में से है। कुछ तो मिसिंग है बीच में, हो सकता है। समथिंग इज मिसिंग बिकॉज दे आर सीइंग नेट इनकम एज 600, so let's say 600 is the net income over here. Here it is 800. Here it is 1000 if I'm not wrong. Okay. Actually, operating expense is 1200, 1400. 2000 में से 1200 गया तो यहाँ पे 200 रुपया। what's the difference coming? It should be 800. Let's take that. This is net profit, or I'll just use the word as EBT. And this would be my tax, assuming that this is my tax of 200. Similarly, here it is 1000. 1000. This is 200 if I'm not wrong. 2880 minus 1600. Can anybody tell me how much it comes to? 2880 minus 1600. 1280. 1280. 1280. शायद से, yeah, 1280. So 280 is my tax. That is what I presume it will be. तो 600 800 टैक्स हो गया मेरा। नेट इनकम ये है। अब बात आती है कि ये सारी चीजें तुमने की, सिर्फ पता क्या चला? कुछ भी पता चला? नहीं पता चला सर। मेरे को कुछ पता नहीं चला सर इससे। बिकॉज दीज आर जस्ट नंबर्स। नंबर्स डोंट मेक एनी सेंस टू अस। Numbers don't make any sense to us. Why it doesn't make any sense to us? Because ratios. Why do I calculate ratios? Why ratios have to be calculated? Ratios are indicators. Are indicators in percentage. In simple words, it's indicators in percentage. Why do I need indicators in percentage? Simple. Why do we need indicators in percentage? Because you can compare compare it with the percentage offered by investments others investment, like a bank. And a bank also gives you returns in percentage, correct or not? Like for example, just to take for you, for example, you go to a bank and want to take an FD. There is a percentage for up to 364 days. The return will be 7%. So that's what you do, right? You see 7%. What does it makes you understand? कि मैंने अगर 1 साल पैसा रखा, मेरे को पता है कि 60 टका मिलेगा, मेरे पास जो भी पैसा हो। तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, at 7%, which is equal to 7,000, I know I will get at the end of the year 7,000 rupees. अब टैक्स वैक्स मैं नहीं ले रहा हूँ इस पे। आई एम नॉट टेकिंग टैक्स और एनीथिंग। So a businessman also would take this thing. Like for example, Satyam. I think in my previous class, Satyam ने बोला कि सर हम लोग 1 टका 1.5 टका भी ब्याज देते हैं। राइट और रॉन्ग Hmm. सत्यम? सर हम डेढ़ Yes, टका sir. भी ब्याज देते हैं इस महीने का। तो 1.5 टका Oh, भी ब्याज देते हो, तो अब अगर एक बिजनेसमैन है तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं 1.5 टका ब्याज, अगर पैसा मेरे को 1.5 टका ब्याज पे मिल रहा है तो मैं कितना कमा सकता हूँ? लीवरेज क्या है मेरे पास? व्हाट इज अ लीवरेज? कि भाई मैं अगर 1.5 टका ब्याज सत्यम से ले लेता हूँ, और अगर मैं इस पैसे को मैं 5 टका पे कमा लेता हूँ, तो क्या फर्क गिर रहा है? राइट? जैसे hmm. कि आई थिंक तुम्हारे क्लास में मेरे को तेजस सर ने बताया। तेजस सर टोल्ड मी अबाउट दैट 1 रुपी वाला बिजनेस गेम। Hmm. You'd ask a case study on 1 rupee wala business, right? Right. Where in 1 rupee
what business you all can do, right? And in Hmm. that, Regency gave idea of massage, buying sachet in 1 rupee, in rupee one, and then giving the service for rupees 10 or 20, whatever, right? So that way, your service for rupees 10. Now, what's the profit margin here that Regency made? What's the profit margin that Regency made? Let's understand the cost of material is just one. The cost of buying a material is 1 rupee, and then giving the service for 10 rupees. The selling price is 20 rupees. SP for Regency was 20 rupees. Just imagine the amount of returns that she is making, 20. तो इसका नेट इनकम क्या हो गया? नेट इनकम हो गया 19 रुपया, और Hmm. परसेंटेज में कैलकुलेट कर दो भैया कितना हो गया. So net profit ratio, if I want to 1890. calculate net profit ratio, if I want to calculate, I'll say equal to net profit divided by revenue. That's my sales revenue. That is nothing but your selling price multiplied by 100. So you're getting how much? What's the percentage? Can anybody please calculate for me? तो डायरेक्ट That 1900 is नहीं होगा. equal to 19 divided by 20 multiplied by 100. तो equal to कितनी आला? कितना परसेंट हुआ सत्यम? 1900? नहीं, 1900 तो नहीं होगा. नहीं, मैं डायरेक्ट वो तो ऐसे ही बोला मैंने. कितना होगा? आई डोंट नो. आप लोग कैलकुलेट करो 95. भाई, मेरा कैलकुलेट नहीं यार, ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा परसेंटेज क्या तो. कैलकुलेटर में ऐसे ही लिखा है, 19 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100. हम्म. 95 आ रहा 19, है. 95 आ रहा है. 95. हाँ सर 95 आएगा. 950 आ रहा है, 95 है. हाँ डायरेक्ट 95. 950 95, आएगा. 95 पॉइंट. एक सेकेंड. 19 कुछ तो गलत किया. डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100. 95. 95 नहीं आएगा, 950 आएगा. तो कुछ सर गलत लिखे ना. 90 डिवाइड बाय 20. 95, हाँ 95, हाँ 95, सॉरी 95 है. 95% is the ROI. मतलब not ROI but return है. That much huge बट सर ये return. गलत 95 होगा is ना. the answer. क्यों गलत होगा? नेट प्रॉफिट अपन टैक्स ना. अबे तुम बोलोगे सर इसमें वेजेस किधर ऐड किया आपने? यू हैव नॉट एडेड वेजेस. चलो ठीक है. That's wages is to be because she doesn't want to charge the wages to his profit of the company. Can this become a scalable business? As of now, इट कैन बिकम अ स्केलेबल बिजनेस कि जब वो 20 रुपए का और सैशे खरीद के लेके आएगी तब सोचो. और वो 20, हम्म. अभी तो उसने 1 रुपए पे सिर्फ एक जन को मसाज दिया, अब 20 रुपए में वो 20 जन को मसाज देगी. अब उसमें उसने स्केलेबिलिटी की कि सर मैं हेड मसाज के साथ आई एम गिविंग अ लेग मसाज. देन हम्म. व्हाट, द स्केलेबिलिटी हो गई. वैसे कर करके जा सकती है. दूसरा स्केलेबिलिटी हो जाएगा कि जब अच्छा बिजनेस स्केलेबिलिटी पे आ जाएगा तो गो एंड गिव सर्टिफिकेट कोर्स टू कंपनीज. बोलो, जाके जावेद हबीब को जाके बोलो कि भाई देख, मैं हेड मसाज अच्छा देती हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ गया है, एक काम कर तू एक सर्टिफिकेट कोर्स निकाल. मैं आई विल गिव यू द सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ इट. सर्टिफिकेशन कोर्स निकाल के उस पर प्रीमियम चार्ज कर दिया. स्केलेबिलिटी धीरे धीरे जाएगी. But can it be scalable or can it not be scalable? For example, I take a very simple, जो मैं बहुत बचपन से सीखता है एक केस जो मेरे दिमाग में रहता है हर बार. The case is of very simple. A vegetable vendor. I hope you understand the term vendor. Vegetable हम्म. seller है, but in English we call it as a vendor. A vegetable vendor is purchases, sorry, takes loan from a money lender of INR 100, and at the end of the day
he has to give the money lender 105 at the end of the day. बहुत सिंपल सा बिजनेस है. At the end of the day, he has to give the money lender 105 rupees, INR 105. What's the rate of return that the money lender is earning right now? What 5%. does the vegetable vendor कमाता है वो छोड़ दो. 105 रुपए इसको एंड में दे देना है. एवरीडे का काम यही है. हाँ सत्यम बोलो. 5% ना. What is the sorry कहीं और लिख दिया. सिंपल सा है. What is the return for money lender per year? पर ईयर पूछा. अच्छा पर ईयर, सो दिन का 5% है, बराबर. हम्म. दिन का 5% है. क्या होगा मनी लेंडर का रिटर्न? आरओआई क्या होगा मनी लेंडर के लिए? व्हाट इज द रिटर्न फॉर मनी लेंडर ओवर हियर देन? बहुत सिंपल कैलकुलेशन करना है. 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, it's equal to 5% per day. Per day. So how much is he making per year? 1825. 1825%. Simple calculation gives me this answer. That's what we are finding out over here. That is what I asked you all. If there are companies like Reliance Industries, if there is a bank like HDFC Bank, how would we calculate? How would we understand? One fits all size नहीं होता ratios में. Please understand. One fits all size का मतलब होता है कि please do not consider every company has to be calculated with this ratios only. No. For a manufacturing company, there are separate ratios. For a bank, there is a separate ratios that we see. And for a kind of QSRs, quick service restaurants, there are separate ratios that we calculate. We don't put one fits all size. ऐसा ratios नहीं बनता और कभी होगा भी नहीं. I hope you understand what is one fits all size. One fits all size मतलब कि सारे कपड़े एक तरह से पहने नहीं जा सकते हैं. हर एक के कपड़े पहनने का साइज अलग होता है. ओके. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए कौन से पैरामीटर पे मैं रेशियोज चेक करूंगा? तो मेरे लिए होगा नेट प्रॉफिट रेशियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. It's important mostly for manufacturing industries. It's important even for banking industries and even for a QSR. But I don't focus too much things if I don't get that growth into that companies. Net profit ratio in a manufacturing sector, it is why becoming important because it gives me an outlook of this company whether they are going to perform. Because it's very क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, देयर इज अ थंब रूल दैट वी प्ले अराउंड कि इसने अगर पास में इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया है तो इसका जो कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रोथ होगा वो वैसा ही होगा. ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको ज्यादा टेंशन नहीं होगा. सो नेट प्रॉफिट रेशियो विच सेज दैट नेट प्रॉफिट divided by sales or revenue multiplied by 100, and it's gives me that answer. The second ratios which becomes very important for me is सर उसका ग्रोथ second भी चेक ratio. करेंगे ना. नहीं ग्रोथ करेंगे ना, चेक आऊंगा ना ग्रोथ पे, लेकिन वो पहले मैं नेट प्रॉफिट रेशियो देखता हूँ, देन ग्रोथ तो बाद में आएगा. अभी तो मैं सिर्फ नेट प्रॉफिट रेशियो पे हूँ. द अदर रेशियो दैट आई वुड अगेन इट्स प्योरली कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी देखूंगा इसका, क्योंकि इसके टॉप लाइन एंड बॉटम लाइंस कैसे चल रहे हैं. बिकॉज इसका एक और फॉर्मूला है जिसको तुम समझा देता हूँ, बाद में बता देता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ एक बार. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जिसको तुम लोग अलग से देखते हो इसे, जिसको फॉर्मूला सेम है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसको तुम एक नाम देते हो. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड दिस नेम कॉल्ड एज जीआरएम्स. कभी सुना है ये जीआरएम क्या होता है? आई थिंक उमेश वुड बी नोइंग इट. उमेश, जीआरएम जो काफी
सिर्फ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बहुत होता है। जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, रिलायंस जैसी कंपनी, जिसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम कंपनी, जो मैन्युफैक्चर करती है। सो जीआरएम सुना है? कभी नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। इट्स कॉल्ड एज ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट ही बोलते हैं, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स। सो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है, कि व्हाट हैज बीन देयर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। क्यों ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन? क्योंकि कच्चा तेल तो तुम खुद नहीं खरीद रहे हो, बना रहे हो ना। इंडिया डजंट हैव एनीथिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत कम है कच्चा तेल जो जामनगर में बनता है। वो तो शायद उसके खुद के प्रोडक्शन के लिए चले जाएगा। So this is why this ratio becomes very important. Not processing cost. Gross refining margin. Yeah, you can say it as processing cost, but उसमें मेजर पार्ट आता है कि मेरे पास कच्चा तेल कहाँ से आ रहा है। बिकॉज इफ आई एम इम्पोर्टिंग कच्चा तेल फ्रॉम सम और द अदर वे, तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि रिलायंस को तो मिल जाता है। आई कांट से अबाउट रिलायंस बिकॉज मैं इतना फोकस नहीं किया कभी। आई नो अबाउट ओएनजीसी, लाइक ओएनजीसी। प्राइस फ्लक्चुएशन होता है ना। क्या बोला अर्श? वो सर कच्चा तेल का प्राइस फ्लक्चुएट होता है ना। हाँ, तो कच्चे तेल का तो प्राइस इज इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ड है, तो वो फ्लक्चुएट होगा ही। लेकिन जैसे मुझे पता है ओएनजीसी, ओएनजीसी जो भी ऑयल मैन्युफैक्चर करता है, बॉम्बे हाई, आई मीन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट बॉम्बे हाई में ऑयल है, और ऑयल का प्रोडक्शन ओएनजीसी करता है। उसका पूरा का पूरा उसका पूरा का पूरा जो काम था वो ओएनजीसी और बॉम्बे हाई से करता है। लेकिन दिस इज कॉल्ड एज अ बी टू बी सेगमेंट। मतलब ओएनजीसी रिटेल पंप्स को नहीं बेचता, वो आईओसी को नहीं देता, वो बीपीसीएल को नहीं देता, वो ना एचपीसीएल को देता है। वो क्या करता है? वो कंपनीज को देता है, जिस कंपनीज को प्रोडक्शन उसका ऑयल चाहिए उसको देता है, मतलब बी टू बी सेगमेंट में। एंड दैट इज वाई वेन एवर इन इंटरनेशनल मार्केट व्हेन द प्राइस ऑफ क्रूड राइजेस, ओएनजीसी का स्टॉक कभी भी ऊपर होता है। ऑलवेज सी, इट्स अ कोरिलेशन। ओएनजीसी एंड ऑयल के शेयर्स के भाव ऊपर हो जाएंगे जब जब इंटरनेशनल मार्केट में देर इज अ हाइक इन देयर प्राइसिंग। व्हाई? बिकॉज ओएनजीसी इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वो भी जाके इंटरनेशनल मार्केट वालों, मतलब कंपनीज को वैसे बेचेगा। ओएनजीसी को फर्क नहीं पड़ता कि ऑयल का भाव टूटेगा तो क्यों, दे आर वेरी हैप्पी। हम किसी रिटेलर्स को नहीं बेचते हैं। बीपीसीएल, आईओसी एंड HPCL kind of companies, they actually get it from outside India, and then they sell it to the petrol pumps after doing the refining. So that is why this gross refining margin is nothing but your gross profit ratio. The third is their operating margins or operating ratios or operating margins, what we call it as. We check these things. So these are three things with regards to income statement which we check. हम इनकम स्टेटमेंट में ये तीन चीजें चेक करते हैं। और उसके बाद भी चेक इज बट ऑब्वियस बेसिक थिंग्स, करंट रेशियो, कि वही करंट रेशियो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं इनके लिए, बट इनके लिए और एक चीज इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन असेट्स, बिकॉज दीज कंपनीज आर प्रीटी हेवीली असेट बैक कंपनीज। हेवी असेट बैक कंपनीज का मतलब होता है कि बहुत पैसा इन्होंने असेट्स में लगा के रखा है। तो रिटर्न ऑन असेट्स कितना है? रिटर्न ऑन असेट्स का मतलब है कि असेट्स डिवाइडेड बाय देयर सेल्स। व्हाट इज देयर whatever is their assets divided by their revenues multiplied by 100, because this is कि भाई मेरा कितना परसेंटेज रिटर्न्स निकल रहा है मेरे सेल्स में, मैंने इतने सारे असेट्स लगाए हैं। जैसे कि इफ कॉलेज आस्क मी, कॉलेज हैज गॉट 3 बिल्डिंग्स टुडे, कॉलेज को भी ये रिटर्न ऑन असेट्स करना चाहिए, क्योंकि 3 बिल्डिंग्स हैं। 3 बिल्डिंग से रेवेन्यू कितना मिल रहा है, और ये असेट्स के वैल्यू कितने डाले हुए हैं, हमने ये असेट्स कितनी खरीदी है। और कुछ फाइनेंस पीपल, एंड इन इन दैट वे आई एम आल्सो ऑफ दैट ओपिनियन कि एक्चुअली जो बुक्स में जो असेट्स आती है तो हिस्टोरिकल प्राइस पे। फॉर एग्जांपल द मेन बिल्डिंग वेयर वी सिट, द मेन एडमिन ब्लॉक इन दिस कॉलेज जहाँ पे टर्फ है, दैट इज अ काइंड ऑफ 100, आई मीन ऑलमोस्ट 90 ईयर ओल्ड एरिया बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी, क्योंकि 1936 में ये बिल्डिंग का ये हुआ था, तो 90 ईयर्स होने वाले हैं इस बिल्डिंग को। 90 ईयर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेलिब्रेटिंग द 90 ईयर्स दिस ईयर 2025, या एंड द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो 100 साल की बिल्डिंग हो जाएगी।
तो हिस्टोरिकल प्राइस पे थी, तो कैसे आप करोगे उसको कैलकुलेट सर? आप थोड़ी उसको ले सकते हो। सो दैट इज वाई। या हेलो। हाँ, समझा समझा उमेश। नेट प्रॉफिट बाय टोटल असेट्स। सो रिटर्न ऑन असेट्स इतना इम्पोर्टेंट, मतलब टोटल असेट्स सर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, अब उसकी वैल्यू क्या है आज की तारीख में, ये वैल्यू क्या है? अब जैसे कॉलेज की बिल्डिंग तो आपने 100 साल पहले के ली के रखी है सर, अब क्या करोगे? अब आप उसका वैल्यू, आपकी जो बैलेंस शीट में वो तो पुरानी वैल्यू है। फिर हैव यू रीवैल्यूड इट, हैव यू ब्रॉट इट? जब खरीदी गई थी, व्हेन दिस बिल्डिंग वाज मेड, दैट टाइम द प्राइसिंग, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, इट गॉट स्टार्टेड इन 1966। इट एक्चुअली गॉट स्टार्टेड इन 1966। 1966 में क्या था वैल्यू? उतने वैल्यू से 100 टाइम्स। तो आज तुम उस असेट को बचाने के लिए आप प्रीमियम भरते हो। मीन्स ईयरली प्रीमियम विच रिलायंस इंडस्ट्रीज पेज टू इट्स थिंग। नाउ जस्ट इमेजिन वी वेंट टू दैट डेटा सेंटर। वो डेटा सेंटर में सब तरीके की चीजें लगाई है ताकि आग से बच सके डेटा। राइट और रॉन्ग? But obvious there will be an insurance of these things. Still, they have taken the final part. They have still taken insurance so that in case there is a loss, they are safeguarding themselves. इतनी सारी सिक्योरिटीज होने के बाद, मतलब यहां तक कि इनके पास एक ऐसा बजर था कि अगर सपोज एवरी मिनट पे वो जाके एयर की क्वालिटी को टेस्ट कर रहा है, वो एयर की क्वालिटी को चेक कर रहा है, उसके बावजूद दे हैव टेकन एन इंश्योरेंस। व्हाई? They want to safeguard their assets. But what is the value of these assets and all these things? So वो बैलेंस शीट में जाता है, तो कुछ फाइनेंस एनालिस्ट जो होते हैं ना, वो रिटर्न ऑन असेट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मानते। कुछ उसको इंपॉर्टेंस मानते हैं। मतलब कि सर असेट्स में तो फिर आपके फिक्स एसेट जो 100 साल से आपकी बिल्डिंग खड़ी है उसका भी वैल्यू निकलेगा, लेकिन वो बुक वैल्यू पे है, तो आप हाउ कैन यू डिसाइड ऑन इट? द अदर इज रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, which is pretty important. Return on equity, which is net profit by equity multiplied by 100. That is why it becomes important. The seventh, which is I always prefer this wala part, very important. Earnings per share, EPS जिसको अपन बोलते हैं, earnings per share, call it as EPS, which is very important. Net, which we call it as PAT. PAT is profit after tax divided by number of equity shares. Where there is no liability we are checking. No, And liability. होता है ना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। थोड़े से कैलकुलेशंस अब चेंज हो चुके हैं। द थिंग इज दैट कि हम लाइबिलिटीज को देखते हैं, जैसे आज की तारीख में, वंस आई कंप्लीट दिस पार्ट, क्योंकि आज की तारीख में वी डू नॉट टेक दिस। जैसे होता है, एक रेशियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, बट वो है डेट इक्विटी रेशियो। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट इट। इट्स कॉल्ड एज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो डेट इक्विटी रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो भाई बहुत काम का है। इट गिव्स यू एन इंडिकेशन अबाउट व्हाट इज योर रेशियो ऑफ डेट टू इक्विटी, हाउ यू आर वर्किंग विथ योर डेट एंड हाउ यू आर वर्किंग विथ योर इक्विटीज। दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन इम्पोर्टेंट टूल टू नो। तो ये लोन ही है, यूं समझ लो कि ये लोन है। सर पैग रेशो सिमिलर ही काम करेगा ना? कौन सा? पीईजी, पैग रेशो। आई डिडंट गेट यू, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रही मेरे को सत्यम, क्या बोल रहे हो? सर पैग रेशो और डेट टू इक्विटी। पेग? हम्म। पेग ही बोला है ना तुमने मेरे को, जो समझ में आया, पेग, PG। पीईजी, हाँ। हाँ तो वो डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे ही हुआ ना, सिमिलर। हाँ, सिमिलर टू है,
लेकिन आज की ए तारीख में ये सारे पैग रेशियो नहीं, रेशियो, वो पेग इज लाइक सेपरेट देन दिस। पी के अंदर ग्रोथ को ऐड कर देते तो पैग बन जाता है। लाइक पी रेशियो निकालते हैं, फिर जो भी कंपनी का वही ग्रोथ वही निकालते हैं उसको ऐड तो कर देते हैं। पी रेशियो, पी रेशियो क्या है? तो इट्स मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, हम्म अर्निंग्स पर शेयर। तो ये हो गया पी रेशियो, और इसी के बाद आता है 10th पे पेग, पेग रेशियो विच टॉक्स अबाउट वैल्यूएशन। पेग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग प्लस ग्रोथ आ जाता है उसमें। सर डिवाइड बाय ग्रोथ दिखा रहा है। हाँ, तो पी रेशियो निकालोगे ना, उसके हम्म डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ, हम्म तो अर्निंग्स का ग्रोथ कितना हो रहा है तुम्हारा, वो है। बट इसके अलावा राइट नाउ मेनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स नाउ, दैट इज व्हाई आई सेड नो वन फिट्स इन ऑल वाला हिसाब किताब नहीं चलता यहाँ पे। क्योंकि आज की तारीख में there are a lot of companies, especially who are heavy asset based companies, वेरी हेवी asset based company को है ना, there are a lot of industry stalwarts after स्पेशली कोविड के बाद हमने कुछ नए रेशियोज निकालने शुरू किए, and वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो थे कैश रेशियोज वाले। जैसे कि लिक्विडिटी रेशियोज, व्हाट इज कैश रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज, कि भाई इस कंपनी का कैश कितना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे को बाद में हो ना हो, लेकिन कैश रेशियोज, तो कैश रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एक कैश रेशियोज है, कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है विथ रिगार्ड्स टू देयर, बोरिंग। हाउ डू दे, कैश इक्विवेलेंट्स कितना है। हर कंपनी अपने बैलेंस शीट के अंदर एक कैश इक्विवेलेंट रेशियो निकालती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैश रेशियो विच वी कॉल इट एज। सो ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, कैश प्लस कैश एंड, ये बैलेंस शीट में तुमको दिखेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हम्म कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स divided by current liabilities. This ratio has become too much of importance. Why? Because this ratio gives me the indication what is happening with my cash and cash equivalents. क्यों क्यों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स निकालना जरूरी है? कि तुम्हारे पास कितने कैश है। जैसे कि इसका एक अगर एग्जांपल दूं मैं, तो वाज Reliance Industries again. COVID times, just before the COVID had struck, Reliance was having a debt of nearly, I think they were net debt of, not net debt, their gross debt was somewhere around 1,10,000 crore, if I remember clearly. I don't know, थोड़ा आगे पीछे करोड़ में फिगर होगा। इन डेट था 1,10,000 करोड़ का। दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। 1,10,000 करोड़ मीन्स, let me check if I can show you online itself right now also with their balance sheets. Just give me 2 minutes time. Let me just find out for you कि लास्ट बैलेंस शीट पे क्या था इनका। RIL financials. सर 1,61,000 करोड़। Okay, let me share with you something interesting facts. Let me try to find out whether I can do it or not. हाँ, मिल गया, चलो ठीक है। उससे कुछ चीजें, जैसे यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अगर ये डायरेक्टली नहीं करोगे तो करोगे क्या? चलिए देखते हैं। लेट्स सी द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। आई होप यू आर विजिबल माय माय
माई स्क्रीन ऑफ रिलायंस का एक मनी कंट्रोल का फाइनेंशियल्स तुमको दिखता होगा मार्च 2024 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट? हम्म। कैन यू सी? यस सर। चलिए, मार्च 2020, just to look at the long term borrowings. What's the long term borrowings over here? कितना करोड़ का borrowings in rupees, in करोड़ ही होगा, यहाँ पे देख रहे हैं in rupees in CR. You can see this is rupees in CR, करोड़ में है, okay? And look at now, let me take it. Just give me 1 minute, please. Just look at their long-term borrowings. 1,94,402 crores. March 21, it becomes 1,60,000 crore. March 22, it is 1,67,000 crore. 1,35,000 crore in March 23 and 1,61,000 crore. इतना बड़ा है, मतलब जो मैं 1,10,000 crore बोल रहा था वो तो बहुत ही कुछ अमाउंट ही नहीं है. Just look at the amounts now in their balance sheet. 1,94,402, 1,65,98, 167, 161 crore. That's the amount of loans that they have on their balance sheet. Not just that, look at the short-term borrowings. 59,000 crore, 33,000 crore, 27,000 crore, 80,000 crore, and then 50,000 crore. But short-term borrowings को हम इतना ध्यान क्यों नहीं देते? Because ये अपने करंट बिजनेस से और कंटिन्यूस बिजनेस से चले जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होता. इसके लिए वी डोंट literally look into this. We don't concentrate more on short-term borrowings and everything. Why? Because it's a part of the business, वो चले जाता है अपने आप से. But long-term borrowings is a kind of a concern. Not concerned unless and until I move towards and I just check out what's my cash and cash equivalents such as over here. I just try to find out and figure out in 2020 my cash and cash equivalent, मतलब मेरी देने की capacity कितनी थी. So just look at it. It was 8,485 crore when my loan was 1 lakh. How much it was? 1,94,000 crore. और उसके सामने मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिर्फ 8,485 करोड़ था. Moving further, it became 5,573 crore. Then it became 21,714. It became 56,811 crore, and then 69,248 crore. It's not that great because उसके सामने मेरी लोन बढ़ते जा रही है. My loan kept on increasing. My loan became 1,61,000 crore, and I have got 69,000 crore as my cash and cash equivalents. Now, cash and cash equivalents is nothing but something which is cash and it is also having things, and उसके साथ साथ एक current investment है. What we do is we add up even current investments. Current investments plus if you do cash and cash equivalents, just if you can take the total and you see 68,000 crore and 69,000 crore. मोटा मोटा अगर मैं 70,000 करोड़ बोल देता एक साइड पे और 68,000, तो 1,30,000 करोड़. और उसके सामने मेरा लोन जो है वो है 1,61,000 crore as of March 24, which is not a kind of problem for me. I would say it is not a problem for me. Why? Why am I saying that? कि प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि 1,30,000 करोड़ तो कैश में है ही और सामने 1,61,000 करोड़ का लोन है. आई कैन रीपे. तो मेरा नेट डेट जो है वो सिर्फ 30,000 करोड़ का है. प्रॉब्लम रिलायंस को थी 2020 मार्च में, जब कैश उसके बाद सिर्फ 5,000 करोड़ पड़ा हुआ है या 8,000 करोड़ है, और लाइबिलिटी चलो 8,000 करोड़ का इधर है, और तब करंट इन्वेस्टमेंट भी 70,000 करोड़ थे. मतलब 78,000 करोड़ के सामने मेरा जो लोन है वो है 1,94,000 करोड़ का. विच मीन्स जस्ट कैलकुलेट द नेट इफेक्ट. हाउ मच वुड बी द नेट अमाउंट? 1,08,000, 1,20,000 करोड़. 70,000 करोड़ का करंट इन्वेस्टमेंट है. 8,485 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, विच मीन 78,485 करोड़, राइट? 78,500 करोड़. एंड उसके सामने मेरा लोन कितना है? लॉन्ग टर्म लोन ही मेरा है 1,94,000 करोड़. So if you calculate, the net effect is 1,20,000 crore. It's a problematic thing.
It's a problematic thing for me. And that is the reason that it was the time where Reliance went in and gave its own shares to Jio. जियो के बहुत सारे स्टेक उसने बाहर वाले को बेचना शुरू किया, like Facebook, like Silver Arc, if I remember clearly, like many other companies. So this is what happened, and this is was the major reasons because of the great difference that it had. Now you may say that sir अभी भी तो difference है ना, current investment और cash and cash का अब इतना difference नहीं है, बताता हूँ क्यों। ये कंपनी का 68,000 प्लस 69,000 मतलब करीब करीब 1,30,000 32,000 करोड़ कंपनी के पास है। उसके सामने कंपनी का लोन बस इतना सही है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एंड दैट इज व्हाई आई सेड नो दैट वी आल्सो सी द रेशियोज। लेट मी go and give you the ratios wala thing. See, if you see the ratios, I hope you are able to see the ratios, or you all are not able to see the ratios. Let me share the other screen which I have opened. Okay, you all are able to see the ratios now. So if you see the ratios में basic diluted revenue from operations जो मैंने कहा per share, PBDIT, return on assets 4.3%, total debt, asset turnover, dividend valuation. So these are, if you see the ratios में, let's see the, इसके लिए इन्होंने देखो डेट इक्विटी रेशियो निकाला ही नहीं है कभी, क्योंकि दिखा ही नहीं सकते थे डेट इक्विटी रेशियो, बट आई थिंक इट शुड हैव। हाँ, कैश ईपीएस अगेन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। कैश ईपीएस भाई कितना कैश है और उसके सामने कंपनी का अर्निंग्स क्या है, तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कैश ईपीएस, नेट कैश जिसको हम बोलते हैं सीफैट। अब मैं ये शायद से कंसोलिडेट स्टैंड अलोन नहीं देखना रहता है, कंसोलिडेट देखा करो कभी भी, सो यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग। कैश ईपीएस 191, मतलब सीफैट जो हम बोलते हैं ना, कैश फ्रॉम प्रॉफिट्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जिसको हम बोलते हैं, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय शेयर्स। दीज आर द रेशियोज आफ्टर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको अपन बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.77%, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी किया है, value of the equity, and then return on capital employed, which is again EBIT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय योर टोटल शेयर होल्डर्स, टोटल लाइबिलिटीज से होता है। सो दीज रेशियोज आर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। एज आई सेड, ईच एंड एवरी कंपनी की जो things are different. So this is what we have for manufacturing concern, where we will see these kind of ratios taking place. Why is it that everything के लिए difference होता है? So यहाँ पर debt was, net debt was somewhere around 1,22,000 crore if I am not wrong. Net. How did I consider net? Net के लिए what I need to do is, I will do is very simple. Total long-term borrowings minus cash and cash equivalents balance plus current investments. That's what we call it as debt, net debt. 1,22,000 crore was the net debt. That's crores in 2020. This over a period of time reduced, and now they are at a better off position. So this is certain ratios which a manufacturing concern के लिए देखना होता है, one fits in size नहीं होता। HDFC बैंक के लिए हम कुछ अलग ratios देखेंगे। The different ratios that we will check for HDFC Bank
would be, just to give you a brief, इतना मैं सिखाऊंगा नहीं, ऑनलाइन पे इतना मत पढ़ो. The other issues that would see in HDFC Bank would be the most important thing would be NIIs, net interest income. The other that we would see is the gross and net NPAs.